नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया और आपके साथ मैं हूं मनीषा शर्मा। शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। नैनीताल में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मॉर्निंग वॉक की है। दरअसल वीर बाल दिवस के मौके पर गुरुद्वारा साहब पहुंचे और गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा में प्रार्थना भी की। तो ये बड़ी जानकारी आप तक हम साझा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नैनीताल के दौरे पर हैं, जहां इस दौरान उन्होंने गुरुद्वारा साहब पहुंचकर वीर बाल दिवस के अवसर पर गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा में प्रार्थना की और ये कहा इस दौरान कि गुरु गोविंद सिंह जी के साहब यादव का बलिदान हमेशा याद किया जाएगा। वीर बाल दिवस के मौके पर बाबा बलदेव सिंह और बाबा दिलावर सिंह ने अपनी धर्म, संस्कृति और देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की बलि दी है, आहुति दी है। देश और दुनिया के लोग उनके बलिदान को हमेशा स्मरण में रखें। इसके लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दिन को वीर बाल दिवस घोषित किया है, यानी आज के दिन को वीर बाल दिवस के तौर पर मनाया जा रहा है। और भी कई बातों का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस दौरान नजर आए, लेकिन जब वो यहाँ पर सुबह सुबह लोगों के बीच में पहुंचे, गुरुद्वारा पहुंचे, तब उनका किस तरीके से गर्मजोशी से स्वागत किया गया और बाकायदा जो गुरुद्वारे की पूरी परंपरा है उसको निभाते हुए यहाँ पर उनका स्वागत सत्कार किया गया। और इसी दौरान उन्होंने तमाम बातों का जिक्र किया और उन्होंने इस दिन को बेहद ही महत्वपूर्ण बताया। पुष्कर सिंह धामी ने नैनीताल में मॉर्निंग वॉक की और मॉर्निंग वॉक से सीधा फिर वो गुरुद्वारा आए और वीर बाल दिवस के मौके पर गुरुद्वारा साहब को पहुंचे और यहाँ पर उन्होंने मत्था टेका और लोगों से भी मुलाकात की। साहिबजादों का बलिदान पूरे देश और दुनिया के अंदर हमेशा स्मरण रहेगा। आज वीर बाल दिवस के अवसर पर मैं दिलावर बाबा फतेह सिंह और बाबा जोरावर सिंह की शहादत को नमन करता हूँ। इन्होंने धर्म की रक्षा के लिए, संस्कृति की रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया। उन्होंने दीवार में चुना जाना स्वीकार किया, लेकिन उन्होंने किसी भी कीमत पर धर्म के साथ कोई समझौता नहीं। और ये हमारी नई पीढ़ी पढ़े, आने वाली पीढ़ी, देश और दुनिया के लोग उनके बलिदान हमेशा स्मरण में रखें। इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश के बच्चों को भी उनके जीवन चरित्र से, जीवन परिचय से, उनकी बहादुरी से, उनकी शहादत से, वीरता से, पराक्रम से और धर्म के लिए जो उनका समर्पण था उससे वो परिचित हों। एक वीर बाल दिवस घोषित किया है। तो वहीं हरिद्वार में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए ड्रिंक एंड ड्राइव करने वाले 2 कार चालक को गिरफ्तार किया है। दरअसल नशे की हालत में रैश ड्राइविंग कर रहे थे दोनों, जिनको गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने दोनों कारों को वाहन अधिनियम के तहत सीज कर लिया है। क्रिसमस और नए साल के दौरान चेकिंग अभियान तेज हो चुका है और देखिए, क्रिसमस और नए साल के दौरान ही इस तरह के जो हादसे हैं वो सामने आते हैं या इस तरह के घटनाक्रम जो है वो सामने आते हैं, जब नशे में धुत होकर या नशे की हालत में लोग ड्राइव करते हैं, वाहन चलाते हैं। और ऐसे चालकों को सबक सिखाने के लिए अभी से ही जो सर्चिंग अभियान है, जो चेकिंग अभियान है, वो लगातार जारी है। पुलिस ने 2 कारों को वाहन अधिनियम के तहत सीज करने का काम किया है और ये नशे की हालत में रैश ड्राइविंग कर रहे थे, यानी किसी की भी जान को खतरा हो सकता है जब ड्रिंक एंड ड्राइव के मामले सामने आते हैं। और ये मामलों को रोकने के लिए ही पुलिस जो है वो लगातार गश्त कर रही है, अपनी सक्रियता निभाती हुई नजर आ रही है। सक्रिय भूमिका में पुलिस ये कार्रवाई कर रही है। ड्रिंक एंड ड्राइव करने वाले 2 कार को एक साथ जब्त किया गया है। नशे की हालत में रैश ड्राइविंग कर रहे थे। आप ये समझिए कि नशे की हालत में जब कोई वाहन चला रहा है या वाहन चालक है तो रास्तों पर चलने वाले सामान्य लोगों के लिए वो कितना बड़ा खतरा हो सकते हैं। और इसी तरह से जो नए साल के मौके पर जश्न की आड़ में जो नशे में धुत होकर ड्राइव करते हैं उनके लिए सख्ती बरती जा रही है। अल्मोड़ा में खेल निदेशालय उत्तराखंड और जिला प्रशासन के मार्गदर्शन में जिला खेल कार्यालय अल्मोड़ा की ओर से
हेमवती नंदन बहुगुणा स्पोर्ट्स स्टेडियम में 22 से 25 दिसंबर तक सांसद खेल महोत्सव का आयोजन किया गया। आपको ये बताते चले कि 4 दिवसीय इस महोत्सव में जिले और मंडल के खिलाड़ियों ने अलग अलग खेल प्रतिभाओं में उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया, प्रतिभाग किया। तो वही समापन समारोह में मुख्य अतिथि सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा ने ये कहा कि खेल न केवल शारीरिक स्वास्थ्य के लिए उपयोगी बल्कि व्यक्तिगत तौर के लिए भी, अगर हम व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास की बात करते हैं तो उसमें भी वो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। साथ ही साथ समारोह में इस आयोजन में विजेता और उपविजेता टीमों को पुरस्कार भी प्रदान किए गए, जिससे आने वाले समय में भी वो खेल को लेकर प्रोत्साहित रहें। हमने 24 तारीख तक सारे खेल यहाँ कराए, चाहे उसमें बैडमिंटन है, फुटबॉल है, बॉक्सिंग है, खो खो है, कबड्डी है, एथलीट है, और ऐसे सभी आयोजनों के माध्यम से लगभग 1000 से ज़्यादा बच्चे प्रत्येक तहसील ब्लॉक से, चारों ज़िलों से मेरे संसदीय क्षेत्र से आए और ये उन्होंने खेल में प्रतिभाग किया और मुझे बड़ी खुशी है। खेल महोत्सव जो पिछले 3 दिनों से लगातार ही बहुत भव्यता के साथ यहाँ पर जिनका आयोजन हुआ है और आज उसी भव्यता के साथ फुटबॉल के फाइनल मैच के साथ उसका समापन है। बहुत सारे खिलाड़ी लगातार आने में थे और फिर अपने खेलों का प्रदर्शन करके वापस भी चले गए, लेकिन आज भी जितने खिलाड़ी हैं मुनस्यारी और चंपावत का ये फाइनल मैच है और भी जो लोग अन्य खिलाड़ी उनके साथ हैं सब उत्साहित हैं और ये निश्चित रूप से मैं बहुत ही प्रसन्नता के साथ अपने माननीय सांसद और केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बधाई देता हूँ। कर लेते हैं। अब आपको बताएं, जहां अल्मोड़ा के चौहान बाटा में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जीवन पर आधारित चित्रों की प्रदर्शनी लगाई गई और ये प्रदर्शनी जनता के लिए 1 सप्ताह तक लगाई जाएगी और इस प्रदर्शनी का उद्देश्य और मकसद पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा देश हित में और देश के विकास में किए गए कार्यों को सबके सामने लाना ही है। फिलहाल इस प्रदर्शनी को लेकर जनता में खास उत्साह है, जोश है। अल्मोड़ा में दरअसल इस प्रदर्शनी का जो आयोजन है वो किया गया है ताकि लोग जो है वो अटल बिहारी वाजपेयी जी के जीवन पर आधारित जो संघर्ष है और जो उन्होंने देश के विकास के लिए अपनी भूमिका निभाई उसको जान सकें। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की आज हम 101वीं जन्म जयंती के अवसर पर जो अगले दिन आज हमारी ये प्रदर्शनी लगी है, इस प्रदर्शनी के माध्यम से हम उनके द्वारा दिखाए गए कार्यों को आम जनता के मध्य रखना चाह रहे हैं और जो उनके विचार थे, जो उनकी सोच थी, जिस प्रकार वो एक सोच रखते थे कि किस प्रकार का भविष्य में भारत हो और उन विचारों को लेकर ही जो उनके द्वारा पूर्व में कार्य किए गए उन कार्यों को आज हम रख रहे हैं। अटल जी की जन्म जयंती के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के लगातार उनके जन्म दिवस जो 25 दिसंबर है तब से लगातार इस कार्यक्रमों की शुरुआत हुई। सप्ताह भर ये कार्यक्रम चलने हैं। इसके तहत कल उन पर पूरी विचार गोष्ठी हुई, कवि सम्मेलन हुए और रंगोली कार्यक्रम हुए, अभी प्रदर्शनी लग रही है। इसके अलावा स्वच्छता के कार्यक्रम हैं। लगातार भारतीय जनता पार्टी हमारे भारत रत्न युग पुरुष और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को श्रद्धासुमन अर्पित कर रहे हैं सारे कार्यकर्ता और उनके बताए हुए मार्गों पर चल रहे का काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कर रहे हैं। बिहारी वाजपेयी जी के ये जयंती वर्ष भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश में मना रही है। इसके तहत कल अटल जी के जन्मदिन पर यहाँ सम्मेलन हुआ। उसके बाद अटल जी के जीवन में जो उनके द्वारा उनकी राजनीतिक जीवन है, उनका जो इस देश के लिए योगदान है और उत्तराखंड के साथ जो उनका लगाव है, इस विषय पर आज हमने चौखान बाटा अल्मोड़ा में प्रदर्शनी लगाई है।
चलिए खबरों में आगे रुक कर लेते हैं। आपको बताया जाए रुद्रपुर के आवास विकास स्थित 4 साहिबजादे चौक पर साहिबजादों की शहादत को याद किया गया और याद करते हुए श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया। आपको ये बताते चले कि कार्यक्रम में नैनीताल उधम सिंह नगर के सांसद अजय भट्ट, रुद्रपुर से विधायक शिव अरोड़ा और रुद्रपुर के मेयर विकास शर्मा विशेष रूप से मौजूद रहे। तो वहीं सभी जनप्रतिनिधियों ने 4 साहिबजादों के चित्रों पर पुष्प अर्पित कर उनके अद्वितीय बलिदान को नमन किया। हालांकि इस दरमियान बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक भी कार्यक्रम में शामिल हुए और श्रद्धा के साथ, भाव के साथ और शहीदों को याद किया गया। तो वहीं इस कार्यक्रम को संबोधित भी किया गया। संबोधित करते हुए सांसद अजय भट्ट ने कहा कि 4 साहिबजादों की शहादत देश और समाज के लिए सदैव प्रेरणा स्रोत रहेगी। रुद्रपुर के मेयर विकास शर्मा ने कहा इस दौरान संबोधन में कि ऐसे आयोजन समाज में एकता, भाईचारा और राष्ट्रभक्ति की भावना को मजबूत करते हैं। कार्यक्रम के अंत में सभी ने 2 मिनट का मौन रखकर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। गुरुओं के पूरे परिवार ने हिंदू धर्म की रक्षा के लिए शहादत दी और गुरुओं के साथ छोटे छोटे जो बच्चे थे उन्होंने भी अपनी शहादत देने का काम किया। हम हिंदुओं को ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि हिंदू धर्म की रक्षा के लिए किस प्रकार से गुरुओं ने अपने परिवार की कुर्बानियाँ की हैं। हमें आज इन पर मान होना चाहिए। इनकी कुर्बानी पे हमें सच्ची श्रद्धांजलि आज अर्पित करनी है। लेकिन धन्यवाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने ये 26 दिसंबर को पूरे देश में वीर बाल दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया और लगातार इसको हम मना रहे हैं। आज आप देख रहे हैं यहाँ हमारे पूरे परिवार की यहाँ कुर्बानियों के किस्से प्रदर्शनी में यहाँ हमने दे रखे हैं। नैनीताल में तेंदुए का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। आपको ये बताएं कि शुक्रवार को भी तेंदुए ने घर के पास से ही एक महिला को उठाकर जंगल में ले जाकर मौत के घाट ही उतार दिया, जिससे पूरे इलाके में डर और दहशत का माहौल बना हुआ है। और उधर मिली जानकारी के अनुसार महिला शुक्रवार सुबह मवेशियों के लिए चारा लेने जंगल की ओर जा रही थी और इसी दौरान घर के नज़दीक घात लगाए बैठे तेंदुए ने उन पर हमला कर दिया और उन्हें घसीटते हुए जंगल की ओर ले गया। फिलहाल जानकारी मिलते ही ग्रामीणों और परिजनों ने जंगल में खोजबीन शुरू की और महिला का शव बरामद कर लिया है। हालांकि ग्रामीणों ने वन विभाग से तेंदुए को पकड़ने की मांग की है। वन विभाग की टीम भी मौके पर पहुंचकर आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। अल्मोड़ा से खबर है, जहां पर तेंदुओं के आतंक से निजात और राहत दिलाने की मांग को लेकर गुस्साए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने डीएफओ सिविल सोयम का घेराव किया और ज्ञापन सौंपकर अविलंब पिंजरे लगाकर तेंदुए को पकड़ने की मांग की है। आपको ये बताएं कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इस दौरान साफ 2 टूक के कह दिया है कि अगर जल्द से जल्द ही वन विभाग के द्वारा नगर क्षेत्र में पिंजरे लगाकर तेंदुए को नहीं पकड़ा गया तो कांग्रेस कार्यकर्ता वृहत आंदोलन करेंगे, जिसकी समस्त जिम्मेदारी वन विभाग की ही होगी। अल्मोड़ा शहर में लगातार जो है पूरे अल्मोड़ा नगर क्षेत्र में जो है तेंदुओं का लगातार जो है आतंक जो है लगातार बना हुआ है। उसी को लेकर जो है हमने आज डीएफओ का घेराव किया यहाँ पर और हम लोगों की मांग है कि अल्मोड़ा शहर में जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है पिंजरे यहाँ पर लगाए जाएं और साथ साथ जो अल्मोड़ा शहर में जो है बंदरों का आतंक जो यहाँ पर हो रहा है और जो अल्मोड़ा के लगे हुए क्षेत्र हैं, खास पर वाला जो हमारा क्षेत्र है, वहाँ पर जो बंदरों का आतंक है, चाहे बाहर से ला के यहाँ पर बंदरों को छोड़ा जा रहा है, तो हमारे डीएफओ साहब से मांग की कि जो वहाँ पर जो उनकी वन चौकियाँ है वहाँ पर सख्ती से जो उन गाड़ियों को देखा जाए जो यहाँ पर शहर में बंदर छोड़ने का काम कर रहे हैं। अल्मोड़ा शहर के अंदर बाघों के आतंक से परेशान यहाँ के आम नागरिक की जन व्यवस्था खराब हुई पड़ी है कि शाम अंधेरा होते हुए लोगों को दहशत होने लगती है कि कहीं से बाघ की आवाज़ जैसी सुनाई देती है और घरों के अंदर दुबक जाते हैं, कि जिससे छोटे छोटे बच्चे, ट्यूशन जाने वाले बच्चों को खास परेशानी है कि सुबह 5 बजे इनको ट्यूशन जाना पड़ता है, तो उन पेरेंट्सों को भी दिक्कत आ रही है कि कैसे हमारे बच्चे ट्यूशन के लिए जाएं और शाम को भी ट्यूशन 5 बजे बाद अगर बच्चों का ट्यूशन का समय होता है तब भी ये दिक्कत पैदा हो रही है। तो इसके लिए हमने आज डीएफओ को ज्ञापन के माध्यम से और धरना प्रदर्शन के माध्यम से भी चेताया है कि आप यथाशीघ्र जो है इनकी एक उचित व्यवस्था करें।
डीएफओ साहब का घेराव किया है और उनसे बात कही है कि नगर क्षेत्र में जितने तेंदुओं की चहलकदमी हो रही है उसमें वन विभाग क्या कर रहा है अपनी ओर से। हमारे द्वारा हमेशा उनको अवगत कराया गया है कि जल्द से जल्द यहाँ पर पिंजरा लगाया जाए, उनको जगह भी चिन्हित करके दिए, लेकिन कोई भी अभी तक वन विभाग द्वारा कोई भी ऐसी कार्रवाई, संतोषजनक कार्रवाई नहीं की गई है। बच्चे, बूढ़े, महिलाएँ सब परेशान हैं। रात होते ही सब लोग अपने घर में बंद हो जा रहे हैं और रस्तों में, मुख्य रस्तों में तेंदुओं के गुर्राने की आवाज़ आ रही है, लेकिन वन विभाग अभी भी सोया हुआ है। और हमने वन विभाग के अधिकारियों को चेता दिया है कि अगर जल्द से जल्द इसमें कोई कार्रवाई नहीं होगी तो हम उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। देखिए, इसमें अभी कुछ लोग यहाँ पे नगरवासी मेरे पास आए हुए थे और यहाँ पे जो उनका कहना है कि सर लगातार नगरीय क्षेत्र में जो गुलदार है, तेंदुए का मूवमेंट है। तो इस संबंध में मैंने उनको अवगत कराया कि हमारा जो अल्मोड़ा वन प्रभाग है और सिविल स्वयं प्रभाग अल्मोड़ा है, हमारी टीमों के द्वारा लगातार नगरीय क्षेत्रों में गश्त की जा रही है और लगातार जनमानस को जागरूक किया जा रहा है कि अपने अपने क्षेत्रों में पूर्ण निगरानी रखें, सावधानी रखें, सफाई व्यवस्था रखें, खासकर प्रकाश की पूरी व्यवस्था रखें, जिससे कि किसी भी अप्रिय घटना को हम टाल सकें। और हमारी टीम पूरी तरह से मुस्तैद है, किसी भी घटना को हम नहीं होने देंगे इस क्षेत्र में। अगली खबर आप तक साझा करें। दरअसल मुनस्यारी में मौसम विभाग के पूर्व अनुमान के अनुसार आज सुबह से ही आसमान में बादल छा रहे और जिससे ठंड में इजाफा और बढ़ोतरी भी देखी गई। आपको ये बताएं कि मौसम विभाग ने 26, 27 और 28 दिसंबर को ऊंचाई वाले पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फबारी की संभावना जताई है। तो वहीं रात के समय आसपास की ऊंची चोटियों पर भी बर्फबारी होने के पूरे आसार हैं। हालांकि पर्यटकों को बर्फबारी का इंतजार बड़ी बेसब्री से हो रहा है। अगली खबर कालाढूंगी से है, जहां पर न्याय पंचायत के अंतर्गत आयोजित हो रहे खेल महाकुंभ में अव्यवस्थाओं की तस्वीरें सामने आई हैं। साथ ही साथ खेल मैदान में उड़ती धूल और फैला कूड़ा करकट खिलाड़ियों और खास तौर पर नौनिहालों के लिए परेशानी का सबब बन रहा है। तो वहीं आयोजकों ने आयोजनों के बीच ये जो तमाम समारोह हो रहे हैं, आयोजन हो रहे हैं, इन सब के बीच अब बच्चों को खेल के बजाय संघर्ष करना पड़ रहा है। दरअसल करीब 5 साल पहले कालाढूंगी में मिनी स्टेडियम को स्वीकृति मिल चुकी है, लेकिन आज तक ये मिनी स्टेडियम सिर्फ कागजों में ही सिमटा हुआ है। ज़मीनी हकीकत तो ये है कि स्टेडियम आज भी अपने अस्तित्व की तलाश में है, यानी पूरी तरह इसमें जो व्यवस्थाएं हैं वो हैं ही नहीं। सप्ताह पहले एडीएम साहब यहाँ मीटिंग, जिस दिन जनता दरबार था उस दिन एडीएम साहब आए थे और उन्होंने खुद फील्ड में आकर के निरीक्षण किया था। तो वहाँ और कई भी लोग थे जिनके सामने बात हुई और उन्होंने जो है ये युवा कल्याण के जो अधिकारी उनको बुला करके निर्देश दिया था कि इसे फील्ड को तुरंत सही कराओ। उस दिन जेसीबी भी आ गई थी, उसके बाद उन्होंने एक आध दिन और किया, फिर शांत रहे। फिर आज ये सुबह से रोलर जो है चला रहे, लेकिन पानी की छिड़काव तो किए नहीं। थोड़ा नई मिट्टी पड़ी है, इसलिए जो है उसे दबाने से बच्चे दौड़ेंगे, धूल पूरी। बेरीनाग में युवा कल्याण विभाग के द्वारा खेल महाकुंभ के तहत विधायक चैंपियनशिप ट्रॉफी को लेकर विकास खंड सभागार बेरीनाग में विधायक फकीर राम टमटा की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई और इसी को लेकर विधायक ने विभागों को दिशा निर्देश भी पारित किए और ज्यादा खिलाड़ियों को प्रतिभाग करने की अपील भी की। तो वहीं इस खास मौके पर खंड विकास अधिकारी बसंत पांडे ने बताया कि प्रतियोगिता अंडर 14 वर्ग और अंडर 19 वर्ग में आयोजित की जा रही है। खेल महाकुंभ की एक तैयारी हुई तो विधानसभा में होना है, हर विधानसभा में होना है। हमारे यहाँ भी आज इसकी तैयारी बैठक की गई है। जगह जगह पर खेल प्रतियोगिता जो है बच्चों के द्वारा कराई जाएगी। फिर एक विधानसभा स्तर पर एक बड़ी जो खेल महाकुंभ है उसको करा जाएगा। चलिए खबरों में आगे रुक कर लेते हैं। अब आपको बताया जाए, उत्तराखंड में स्वास्थ्य सेवाओं को और मजबूत बनाने की दिशा में स्वास्थ्य विभाग ने कई बड़े फैसले लिए हैं। जहां आयुष्मान भारत और अटल आयुष्मान योजना के तहत आम जनता को मिलने वाली निःशुल्क इलाज सुविधा पहले की तरह ही जारी रहेगी, लेकिन अब इन योजनाओं को पूरी तरह इंश्योरेंस मोड में संचालित किया जाएगा, जिसका सीधा फायदा ये होगा कि सूचीबद्ध अस्पतालों को इलाज के भुगतान में हो रही देरी खत्म होगी और भुगतान समय पर ही हो सकेगा।
जाएगा। स्वास्थ्य सचिव आर राजेश कुमार के मुताबिक आयुष्मान और अटल आयुष्मान योजना में इलाज का पूरा खर्च राज्य सरकार ही वहन करेगी, जबकि भुगतान की प्रक्रिया इंश्योरेंस कंपनी और थर्ड पार्टी एजेंसी के जरिए होगी। तो वहीं अब गोल्डन कार्ड योजना को हाइब्रिड मोड पर चलाने का निर्णय लिया गया है। राज्य सरकार के ये फैसले न सिर्फ स्वास्थ्य सेवाओं को और मजबूती या उसको सुदृढ़ करने का काम करेंगे, बल्कि अस्पतालों, डॉक्टरों और कर्मचारियों को भी राहत देने वाले साबित होंगे। स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार के मुताबिक आयुष्मान और अटल आयुष्मान योजना में इलाज का पूरा खर्च राज्य सरकार वहन करेगी, जबकि भुगतान की प्रक्रिया इंश्योरेंस कंपनी और थर्ड पार्टी एजेंसी के जरिए होगी। वहीं गोल्डन कार्ड योजना को हाइब्रिड मोड पर चलाने का निर्णय लिया गया है। इसके तहत 5 लाख रुपए तक के क्लेम इंश्योरेंस के माध्यम से और 5 लाख रुपए से अधिक के क्लेम ट्रस्ट मोड से निपटाए जाएंगे। बता दें कि गोल्डन कार्ड योजना के तहत इलाज का करीब 125 करोड़ रुपए का बकाया राज्य सरकार वहन करेगी। साथ ही गोल्डन कार्ड धारक कर्मचारियों से लिए जाने वाले वार्षिक अंशदान में महंगाई को देखते हुए 250 से 450 रुपए तक की बढ़ोतरी की संभावना जताई गई है। पिछले 5 सालों से अंशदान में कोई वृद्धि नहीं की गई थी और इसके अलावा कैबिनेट बैठक में उत्तराखंड चिकित्सा शिक्षा सेवा संशोधन नियमावली 2025 को मंजूरी मिल गई है। इसके तहत प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति के लिए आयु सीमा 50 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दिया गया है। नए एनएमसी मानकों के अनुसार सुपर स्पेशलिटी सेवाओं के लिए अलग अलग विभागों का गठन भी किया गया है। हल्द्वानी स्थित स्वामी राम कैंसर अस्पताल में डायरेक्टर, प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर समेत 4 नए पदों का सृजन किया गया है। अभी माननीय मंत्रिमंडल के द्वारा ये निर्णित हुआ कि आयुष्मान और अटल आयुष्मान के तहत 100% इंश्योरेंस मोड में अभी कार्य किया जाएगा और गोल्डन कार्ड में हाइब्रिड मॉडल के तहत काम किया जाएगा, जहाँ पे 5 लाख से नीचे के जो क्लेम्स हैं वो इंश्योरेंस मॉडल के माध्यम से होगा और 5 लाख से ऊपर जो क्लेम्स हैं वो ट्रस्ट मोड के माध्यम से किया जाएगा। वहीं श्रीनगर मेडिकल कॉलेज में कार्यरत 277 संविदा, दैनिक वेतन और नियत वेतन कर्मचारियों को समान वेतन का लाभ देने के मामले को कैबिनेट की उप समिति को भेज दिया गया है। इसके साथ ही दुर्गम और अति दुर्गम क्षेत्रों में कार्यरत विशेषज्ञ डॉक्टरों और क्लिनिक सेवाओं से जुड़े चिकित्सकों को उनके वेतन मैट्रिक्स में 50% अतिरिक्त भत्ता देने का निर्णय भी लिया गया है। यानी कुल मिलाकर राज्य सरकार के ये फैसले न केवल स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करेंगे, बल्कि अस्पतालों, डॉक्टरों और कर्मचारियों को भी राहत देने वाली साबित होंगे। और चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।